नमस्कार दोस्तों, टेक्सिडियंस में आप सभी को फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे पास एक वन प्लस 7T मॉडल आया है जो कि आपके स्क्रीन में देख सकते हैं। ये देख सकते हैं पीछे साइड से इसका बैक पैनल टूटा हुआ है और ये दूसरा किसी शॉप में दिया हुआ था। तो ये मोबाइल कम्प्लीटली डेड है। ठीक है, सबसे पहले हम एम्पियर मीटर में चेक करेंगे। इसका व्यू थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से। इसका जो बैक पैनल टूटा है, यहाँ से पता चल रहा है कि ये सेट ड्रॉप डाउन 100% हुआ है। ये कब हुआ था और कितना बार हुआ था ये तो मेरे को पता नहीं है, बट ये जो पीछे का साइड मतलब पीछे साइड में जो पैनल लगा है वहाँ से पता चल रहा है कि ये 100% ड्रॉप डाउन हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है, जैसे नॉर्मल टेस्टिंग करते हैं, प्राइमरी टेस्ट करेंगे। सबसे पहले एम्पियर कितना कंजम्पशन ले रहा है देख सकते हैं। जैसे ही चार्जर को मैं इंसर्ट किया 133 मिली एम्पियर पे स्टॉक है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। एरो मार्क से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 133 दिखा रहा था, अभी 145 46 इस टाइप का दिखा रहा है। लेकिन हम एक लगभग एक काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 150 के आसपास ही स्टॉक हो रहा है। इसका मतलब ये ऑटो आइडल पोर्ट पे 100% जाना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में चेक कर लेते हैं, इसको भी कंफर्म कर लेते हैं क्या इसमें ऑटो आइडल में जा रहा है कि नहीं। देखिए, यहाँ पे मैं डिवाइस मैनेजर को लेफ़्ट साइड में ओपन कर दिया हूँ और दूसरा यूएसबी को इंसर्ट कर दिया हूँ। देखिए, अभी यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में थोड़ा सा नज़र डालिए और यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक तो कोई पोर्ट वगैरह बना नहीं है। देखिए, अभी ये क्वालकॉम HS USB QD लोअर 9008 पोर्ट आ गया है। इसका मतलब ये ऑटो पोर्ट में जा रहा है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि इसमें जो सेट में प्रॉब्लम है कहाँ से और कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम है। सीधा हम रिपेयर करेंगे वन प्लस 7T ऑटो आइडियल प्रॉब्लम को। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ। जो भी स्क्रू वगैरह लगा था इसको खोल के बोर्ड को पूरा डीअसेंबल करके PCB होल्डर में फिक्स कर लेता हूँ। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। वन प्लस की सेट में हार्ड ग्लू देता है आपको। आप जितना भी टेक्नीशियन काम करते हैं सभी को पता है कि इसका CPU रैम को जो सील्ड करता है ग्लू से, ये बहुत हार्ड रहता है। ओप्पो, वीवो, वन प्लस इसमें बहुत हार्ड रहता है। MI, सैमसंग इसमें थोड़ा सा नॉर्मल मतलब नरम जैसा ग्लू रहता है, मतलब उतना हार्ड नहीं रहता। तो इसमें काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है बहुत सारे टेक्नीशियन को। ठीक है, तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाया हूँ, जो कि ये वीडियो देखने के बाद और आप सभी को मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद और कोई भी वन प्लस हो, ओप्पो हो, वीवो हो, कोई भी सेट में आपको कोई भी किसी भी तरह दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, मैं इसमें कंप्लीट जानकारी दे दूंगा और वीडियो को मैं कहीं पे भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हूँ। जहाँ पे फर्स्ट टाइम मतलब स्टार्टिंग में जो स्क्रू वगैरह निकालने का था उस टाइम में फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, लेकिन बीच में जहाँ से मैं काम स्टार्ट करूँगा वहाँ से एंडिंग तक, जहाँ तक मोबाइल ऑन नहीं होगा तब तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया हूँ ये वीडियो में। तो वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा वन प्लस में, ओप्पो में, वीवो में किस तरह काम किया जाता है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर मेंशन कर दिया हूँ। CPU को कैसे निकालेंगे। देखिए, इसमें जो प्रॉब्लम आया है मतलब ऑटो आइडियल पोर्ट में जा रहा है, तो इसमें हमको 100% CPU और रैम के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें और दूसरा कोई इशू नहीं होता। वन प्लस का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो या फिर पोको का हो, MI का हो, कोई भी सेट में अगर ऑटो आइडियल में जा रहा है तो CPU और रैम के ऊपर काम करेंगे या फिर UFS के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है इसमें रैम ड्राई होना, CPU ड्राई होना, ये तो कॉमन इशू है वन प्लस का। ये क्रैश डंप में भी चला जाता है या फिर डेड कंडीशन में चला जाता है, इस तरह ऑटो आइडियल पोर्ट में चला जाता है। तो इस तरह प्रॉब्लम को हम CPU और रैम को रिवॉल्व करने से ही फिक्स होगा और इसका दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, या फिर दूसरा किसी चीज़ को छेड़छाड़ करके भी रिपेयर नहीं कर सकते। सीधा CPU और रैम के ऊपर ही काम करेंगे या फिर UFS को निकाल के जो भी होगा देखेंगे। पहले तो CPU रैम को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिए, एंड तक देखिए, आपको पूरा 100% समझ में आएगा कि वन प्लस सेट में किस तरह काम करने से सेफली CPU और रैम को सेपरेट कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं और मतलब निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करते करते देखिए, यहाँ पे वीडियो को नॉर्मल ही कर दिया हूँ, स्पीड नहीं किया हूँ। मैं चाहता तो इसमें स्पीड कर देता, ये पार्ट को स्किप भी कर सकता था, लेकिन आपको स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए, बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा कटर है, ड्रिल है, ठीक है,
जो पॉलिश मशीन है ड्रिल से इसका कैन को काटते हैं। बहुत सारे देखा हूँ वीडियो कैन को काटते समय, या फिर मैं भी कभी कभार ड्रिल से काटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या होता है ड्रिल अगर बैलेंस बिगड़ गया एक बार तो बहुत सारा कंपोनेंट को काट देता है। ठीक है, जैसे कि कैपेसिटर कट गया तो शॉर्ट हो जाता है। तो उस टाइप का जो सिचुएशन बनता है तो हमको वो सिचुएशन से बचने के लिए ये मैं कटर से काट रहा हूँ। देखिए जो कैन साइड से कैन काट रहा हूँ, जो टीना का सील्डिंग लगा है इसको काट रहा हूँ मैं कटर से। क्यों काट रहा हूँ? इसमें कोई भी कंपोनेंट ख़राब होने का चांस नहीं है, ना इसमें कोई कंपोनेंट शॉर्ट होने का चांस है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, और मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम ये तीनों प्लेटफॉर्म में अगर थोड़ा सा मेरे को रीच मिल जाएगा ना, मैं ऐसे कंटेंट और भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं डाल रहा था, तो अभी से फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा मेडिकल का इशू आया था तो बीच में पूरा बंद जैसा हो गया था, तो कोई नहीं, चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखिए चारों साइड से मैं सील्डिंग काट दिया हूँ कटर से। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ड्रिल मशीन यूज नहीं किया हूँ, और सीपीयू के ऊपर रैम लगा है, रैम के ऊपर बहुत सारा थर्मल ग्रीस लगा है। देखिए ग्रीस को निकालने से पहले जो कैन को मैं काटा था थोड़ा सा इसको मतलब शार्प कर देना है। शार्प इसलिए करना है ताकि हम लोग यहाँ पे हाथ उंगली लगेगा या फिर कोई भी ब्रश लगाएंगे तो कटना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये थर्मल ग्रीस देखिए पूरा ड्राई हो गया है। मतलब ये थर्मल ग्रीस पूरा ग्रीस टाइप का रहता है, एक लिक्विड टाइप का रहता है, लेकिन अभी देखिए पूरा ड्राई हो गया है, पाउडर जैसा निकल रहा है। ठीक है, तो ये ड्राई हुआ है, मतलब आप समझ सकते हैं कितना मतलब कितना हीटिंग हो रहा होगा जब मोबाइल यूज करते हैं। सीपीयू कितना टेम्परेचर हीटिंग हो रहा होगा, ये अंदाज़ा एक बार लगा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब कितना हीटिंग में सीपीयू या फिर मदरबोर्ड चल रहा है। ऐसे नॉर्मल तो चेक करेंगे तो इसमें हीटिंग पता नहीं चलेगा, लेकिन जब हैवी टास्किंग करेंगे या फिर मल्टीटास्किंग करेंगे या फिर हैवी यूज करेंगे, गेमिंग, कैमरा ये सब यूज करेंगे तो सीपीयू और रैम के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। उसके वजह से ये सीपीयू और रैम धीरे धीरे चलते 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 ड्राई सोल्ड हो जाता है, और ड्राई सोल्ड होने से इस टाइप का प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है। देखिए बहुत सारे कस्टमर के पास अभी भी यूज कर रहे हैं, नॉर्मल जो यूज कर रहे हैं वो कोई इशू नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो हैवी टास्किंग या फिर मल्टीटास्किंग या फिर गेमिंग, कैमरा ये सब काम के लिए यूज जो मतलब जो यूजर ने यूज किया है इस तरह, तो उन्हीं का सेट में इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। और पोको का सेट में तो ऐसे नॉर्मल यूज करेंगे तो भी आ रहा है, हार्ड यूज करेंगे तो भी प्रॉब्लम आ रहा ही आ रहा है। ठीक है, एक देखिए कोई भी कंपनी मोबाइल को डिजाइन जो करता है, मतलब उसका लाइफ कितना रहता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 5 साल। वन प्लस 70 जो मॉडल लॉन्च हुआ था लगभग 5 साल से ऊपर हो गया है अभी तक। मेरे हिसाब से 5 साल से ऊपर हो गया है, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। तो 5 साल चल गया, 5 साल चलने के बाद इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कस्टमर भी चाहता है कि मेरा मोबाइल में बहुत सारा डेटा है, मैं इसको रिपेयर करूं या फिर सेल कर दूं। और उसी को सोचते हुए बहुत सारे छोटे छोटे टेक्नीशियन को दे देते हैं। देखिए मैं ये वीडियो में या फिर जो टेक्नीशियन की बात कर रहा हूँ, किसी को मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे लिए सभी एक जैसा टेक्नीशियन है। ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करते हैं, जो जितना ज़्यादा टाइम काम किया होगा उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, और जो नया नया फ्रेशर हैं उनको कम एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ये सब स्किल के ऊपर डिपेंड है, कौन काम करता है। बहुत सारे टेक्नीशियन जो सीपीयू रिबॉलिंग बहुत अच्छे से करते हैं, और बहुत सारे टेक्नीशियन उतना अच्छे से भी नहीं करते। मैं यहाँ पे किसी को ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, जो जेन्युइन चीज़ है मैं वही चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ। चलिए कोई नहीं, ये मोबाइल दूसरा शॉप में दिया हुआ था। ठीक है, मैं इसका स्टोरी थोड़ा सा बता देता हूँ, जो कस्टमर ने जैसे बताए थे। ये मोबाइल को दूसरा किसी शॉप में दिए थे, वहाँ पे देखे कि इसमें हीट फीट मार के थोड़ा सा इसको चलाने की कोशिश किए, लेकिन उससे पहले मोबाइल चल रहा था, क्रैश डम में था। ठीक है,
कस्टमर का जो बोलना है मैं उसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। क्रैश डम में था और दुकान में देने के बाद हीट फिट कर दिए, थोड़ा बहुत ऊपर से कैसे किए हैं पता नहीं, हीट फिट कर दिया। उसके बाद मोबाइल डेड कंडीशन में चला गया, ऑटो आइडियल में चला गया। पहले से ही इसका रैम ड्राई सोल्ड हो गया था, जब इसमें क्रैश डम आ रहा था तभी से इसमें ड्राई सोल्ड हो गया था। और जो टेक्नीशियन को दिए थे उन्होंने सोचा होगा थोड़ा हीट मार देंगे, कस्टमर को पता नहीं चलेगा, चल जाएगा, तो फिर जितना भी अमाउंट लेना है ले लीजिए, बस। चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर पूरा कम्प्लीटली डेड। जो क्रैश डम भी आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है अभी। तो इस तरह सिचुएशन बना था और कस्टमर ने मेरे को सारे कहानी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ था बोल के। चलिए वो तो हो गया। अभी देखिए सीपीयू के ऊपर रैम लगा है, इसको सेपरेट करेंगे, ठीक है। सेपरेट करने से पहले साइड में देखिए जो हार्ड ग्लू की बात कर रहा था हेडिंग में, वही ग्लू लगा है। अभी देखिए मैं इसको ग्लू मतलब कट कर रहा हूँ एक ब्लेड से, ग्लू कटर से ग्लू को काटूंगा। अभी देखिए अभी हीट कितना रखा हूँ, देखिए नॉर्मल जो हैंडसेट है ग्लू काटने के लिए 260 250 रखते हैं, लेकिन वन प्लस का जितना भी है वो वन प्लस का हो, ओप्पो का हो, वीवो का हो, इसमें ग्लू कटिंग के लिए 280 टेम्परेचर रखेंगे, एयर को 70 रखेंगे। एयर को थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है ये साइड में, ठीक है। 280 300 इस टाइप का टेम्परेचर रख सकते हैं, जो भी आप एसएमडी यूज़ कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको एयर ज़्यादा देना पड़ेगा। इस तरह आपको धीरे धीरे करके इसका साइड में जो ग्लू लगा है, ब्लैक ग्लू, हार्ड ग्लू है, ब्लैक ग्लू है, कंपनी पूरा सील कर दिया है रैम, सीपीयू और यूएफएस को, देख सकते हैं। इस तरह आपको धीरे धीरे करके इसका साइड ग्लू को काट देना है, क्योंकि कंपोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर बिना ग्लू काटे सीपीयू को या फिर रैम को सेपरेट कर देंगे, कंपोनेंट जितना भी साइड में लगा है सारे निकल जाएगा, फिर मोबाइल जो बनने वाला है वो भी नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारा लाइन इसमें जुड़ा हुआ है सीपीयू के साथ, रैम के साथ, ठीक है। I2C लाइन है, प्रोटोकॉल लाइन है, डाटा लाइन है, बहुत सारा वोल्टेज लाइन है, क्लॉक लाइन है, फ्रीक्वेंसी लाइन है, बहुत सारा लाइन, मतलब बोर्ड का चारों सेक्शन में सीपीयू से कनेक्टेड रहता है। कोई भी सेक्शन का लाइन में कोई भी कंपोनेंट हट गया तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम 100% आएगा ही आएगा। तो इसलिए साइड ग्लू को पहले कटिंग करना पड़ता है, जो कि कंपोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है उससे छूट जाए, ठीक है। अभी हम रैम को सेपरेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी रैम को सेपरेट करूंगा, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पे ऐसे ऐसे टॉपिक लाता हूं जो कि यूट्यूब में देखिए आप ढूंढ के देख लीजिए, नॉर्मल वीडियो बहुत कम ही मिलता है, ठीक है। पूरा टॉपिक मतलब कोई भी टॉपिक के ऊपर पूरा नॉर्मल वीडियो बहुत कम ही मिलता है। और ख़ास करके आज की डेट में ये ट्रेंडिंग में चलता है, सीपीयू रिबॉलिंग, रैम रिबॉलिंग, यूएफएस रिबॉलिंग, ठीक है। रिबॉलिंग का काम आपको पता नहीं है या फिर रिबॉलिंग का काम आप कर नहीं पा रहे हैं, तो फिर मार्केट में या फिर जो आपको लाइन में आप पीछे, बहुत पीछे जा रहे हैं। तो आप वीडियो देख के भी समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत आपका नॉलेज है तो आप बिल्कुल ईजी वे में काम कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल जैसे इंस्टीट्यूट में बताया जाता है उसी तरह मैं वीडियो में आपको सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिए दोस्तों, ओनली रैम को पहले सेपरेट करेंगे, ठीक है। रैम को सेपरेट करने के लिए टेम्परेचर कितना रखा हूँ, 340 टेम्परेचर रखा हूँ देखिए, और एयर को 70 में। एसएमडी मशीन कौन सा यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एसएमडी मशीन नया वाला एक लाया हूँ जो कि YCS का R1 Pro है। इसी मशीन से मैं ट्राई कर रहा हूँ, एक बार देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है क्या नहीं है। R1 Pro, लेकिन आपके स्क्रीन में जो टेम्परेचर दिया हूँ सेम टेम्परेचर रहेगा, मैं बस मशीन का नाम चेंज नहीं किया हूँ। वहाँ पे आपके स्क्रीन में जो नेम लिखाया हूँ, मतलब क्विक 2008D+ का है, लेकिन क्विक 2008D+ में भी सेम टेम्परेचर में काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। 340 टेम्परेचर और एयर को 70 रखने के बाद देखिए इसमें बहुत हार्ड ग्लू दिया है, ठीक है। जैसे पोको सीरीज में काम करेंगे 350 में सीपीयू रैम सब कुछ निकल जाएगा। इसमें अगर 350 टेम्परेचर दे देंगे तो फूलने का चांस रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैं सेफ टेम्परेचर बता रहा हूँ। और नोजल जो यूज कर रहा हूँ बिग साइज का है, मतलब 12 mm का नोजल यूज किया हूँ मैं।
यहाँ पे जो SMD यूज कर रहा हूँ YCS का R1 Pro है, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से। फिर बहुत सारे टेक्नीशियन वीडियो को देखते हैं, कमेंट कर लेते हैं कि आपने SMD तो दूसरा दिखाया और आपके स्क्रीन में दूसरा कुछ लिखा है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, YCS का R1 Pro मैं SMD यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपके स्क्रीन में जो टेम्परेचर दिया हूँ सेम टेम्परेचर रहेगा, लेकिन जो नाम लिखा है क्विक 2008D+, ये बस चेंज नहीं किया हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादातर क्विक 2008D+ में ही काम करता हूँ। ये अभी नया आया है तो नया अपडेट नहीं किया हूँ, जो आपके स्क्रीन में SMD का इमेज लगाया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रैम को अच्छे से मैं सेपरेट कर लिया हूँ, बिल्कुल प्रॉपर हीट हो गया था। देखिए यहाँ पे CPU लीकेज हुआ है या फिर नहीं, इसको तो चेक करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि पहले से मैं ग्लू काट दिया था पहले से। CPU लीकेज होने का चांस तो 50-50 है, फिर भी देखते हैं। अगर हीटिंग इधर उधर हुआ, मतलब हीटिंग इसमें ज़्यादा हुआ, तो CPU लीकेज हो सकता है, या फिर लो बूटिंग पे जा सकता है या फिर हाई बूटिंग पे जा सकता है। अगर लीकेज नहीं हुआ होगा तो फिर नॉर्मल बूटिंग में ही रहेगा, नॉर्मल एम्पेयर कंजप्शन करेगा। चेक करेंगे उसको। उससे पहले मैं इसमें जो PPD लगा है, कंपनी के साथ जो PPD लग के आया था, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पे देखिए फ्लक्स के साथ में 135 टेम्परेचर का थोड़ा सा PPD डाल दिया हूँ और आयरन से सबको रिसोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ताकि कंपनी का जो भी PPD है ये निकल जाए, और जो 135 का है ये PPD से जितना भी पैड में पुराना टीन लगा है थोड़ा सा यहाँ से नॉर्मलाइज हो जाने से क्या होगा, हम लोग क्लीन इसको अच्छे से कर सकते हैं। जब हम इसको रिवॉल्व करके, मतलब जो रैम को निकाले हैं, रैम को मतलब रिवॉल्व करके लगाएंगे, तब भी अच्छे से, मतलब लो टेम्परेचर में कम हीट में बैठ जाना चाहिए, या फिर बैठ जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना पड़ता है। अभी देखिए मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, पहले अगर रैम से काम नहीं बनेगा तो फिर CPU के ऊपर जाएंगे। पहले रैम को एक बार रिवॉल्व करके लगा के देखते हैं, क्योंकि ऑटो आइडियल में जा रहा था, CPU तो ओके है। देखते हैं एक बार रैम रिवॉल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर CPU को भी निकाल के रिवॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे नॉर्मलाइज कर दिया। देखिए अभी मैं एक ब्लेड से, जो कि इसके लिए ये ब्लेड बनाया गया है, देखिए ये जो मतलब ग्लू लगा है, ग्लू क्लीनिंग के लिए ही ये ब्लेड बनाया गया है। देखिए मार्केट में मिल जाता है, या फिर आप सेट लेंगे 5-in-1 वाला, उसमें भी आ जाता है। ग्लू क्लीनिंग के लिए, ग्लू कटिंग के लिए, CPU रैम को सेपरेट करने के लिए, सब 5 टाइप का ब्लेड रहता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर देखिए 340 टेम्परेचर लिखा हूँ, बट यहाँ पे अभी 300 टेम्परेचर दिया हूँ, ठीक है। अभी जो SMD यूज कर रहा हूँ, देखिए अभी SMD जो यूज कर रहा हूँ अभी क्विक 2008 है, इसमें बैंड नोजल लगा है देखिए, और टेम्परेचर जो है 300 है, ठीक है। एयर को कितना भी रखें मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दूर से आपको दिखाना है। जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ, 2 टाइप का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। देखिए माइक्रोस्कोप का व्यू और एक साइड में छोटा कैमरा का व्यू, देखिए वहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कोई भी भाई IC रिवॉल्विंग करते हैं तो उनको तो देखने से समझ में आ जाएगा कितना टेम्परेचर बस उनको पता होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर में ये सब काम करने से सेफ रहेगा। CPU eMMC, CPU UFS रैम, ठीक है। और बोर्ड अगर डैमेज नहीं होता है तो आपका काम 100% सक्सेस होने का चांस 99% या फिर 100% कह सकते हैं, 100% रहेगा, अगर बोर्ड में कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा तो। चलिए इस तरह आपको इसका ऊपर में जो मतलब ग्लू लगा है इपॉक्सी, जो कि हार्ड ग्लू है, OnePlus का, ओप्पो का, वीवो का, इस टाइप का जो ग्लू आता है ना, इसको इसी तरह क्लीन करने से मतलब अच्छे से क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा ब्लोअर से हीट दिखाओ और थोड़ा सा आयरन से भी क्लीन कर सकते हो, या फिर इसी तरह जो कटिंग के लिए, मतलब ग्लू साफ करने के लिए ब्लेड आता है, उस टाइप का ब्लेड से भी क्लीन कर सकते हो। देखिए वो ब्लेड से ठीक से गया नहीं तो फिर 11 नंबर का ब्लेड मैं थोड़ा सा ऊपर से मोड़ दिया हूँ, देख सकते हैं बेंड कर दिया हूँ, और उसी से मैं क्लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बीच बीच में थोड़ा सा 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का गैप हो जाता है, क्योंकि
जो काउंटर में सामान है, देखो पहले सामान कहाँ है, उठाओ, फिर उसको हाथ में लो। इस टाइप का जो माइक्रोस्कोप से, मतलब ये फ्रेम से जो हट जाता हूँ ना, ये 10 सेकंड 20 सेकंड, अगर ये मैं भी चाहता तो इसको भी कट कर सकता था, लेकिन नहीं किया मैं, क्योंकि रियल वीडियो है। रियल टाइम में जितना टाइम लगता है बस उतना ही टाइम लगेगा। और बिल्कुल सीपीयू के ऊपर या फिर कोई भी इस टाइप का आईसी लेवल में काम कर रहे हैं तो आपका माइंड मतलब स्टेबल होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज़, आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इसमें थोड़ा सा भी जल्दबाजी करेंगे तो सेट इधर का उधर हो जाएगा या फिर डेड कंडीशन में चला जाएगा। ये जो काम होने वाला है वो और भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो आप धैर्य के साथ, मतलब धीरज के साथ काम कीजिए, बिल्कुल 100% आपको सक्सेस मिलने का चांस रहेगा। देखिए, हम लोग तो काम करते हैं एक अंदाजे से। अभी देखिए, इसका रैम को मैं सेपरेट कर लिया हूँ। मेरे को अभी तक पता नहीं है कि ये सीपीयू जो है ये लीकेज हुआ है या फिर नहीं। मैं काम करते जा रहा हूँ, रिजल्ट देखेंगे बाद में जो भी होगा। लेकिन आपको जिस तरह प्रोफेशनल वे में काम करना चाहिए, सेम उसी तरह प्रोफेशनल वे में काम कीजिए। रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो भी आपको स्टेप फॉलो करना है कर लीजिए। ठीक है, आप सोचेंगे कि यहाँ पे सीपीयू लीकेज हो गया होगा, मैं सीपीयू को निकाल देता हूँ, ये सब नहीं सोचना है, कि आपका माइंड में भी लाना नहीं है। जो करना है पहले कर लीजिए। जैसे कि मैं रैम के मतलब सीपीयू के ऊपर रैम लगा था, मैं सेपरेट कर लिया हूँ। अभी देखिए, मैं चाहता तो इसको थोड़ा सा क्लीन करके डायरेक्ट चेक कर लेता, लेकिन नहीं किया, क्योंकि पहले भी क्लीन करना पड़ेगा, बाद में भी क्लीन करना पड़ेगा। क्यों ना हम पहले क्लीन कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा हमको भी समझ में आ जाएगा कि बोर्ड क्या कंडीशन हुआ है नीचे तरफ, या फिर सीपीयू जब हीट किए थे उस टाइम में कोई लीकेज वगैरह है कि नहीं, ये भी तो थोड़ा सा हमको अंदाज़ा लग जाएगा है कि नहीं। अभी चेक करेंगे उसको। पहले तो मैं क्लीन कर लिया, देखिए इस तरह प्रॉपरली क्लीन कर लिया हूँ। थोड़ा बहुत अभी भी इसमें हार्ड ग्लू लगा है, मतलब ब्लैक ग्लू, जो कि सीपीयू का चारों साइड में बॉर्डर साइड में देख सकते हैं, कॉर्नर में देखिए। इसको मैं क्या करूँगा अभी, और डिसोल्डिंग विक यूज नहीं करूँगा, इसको थोड़ा सा ब्लेड से 22 नंबर ब्लेड से थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी टेक्नीशियन, जो भी भाई वन प्लस सेट में या फिर ओप्पो, वीवो, शाओमी, पोको कोई भी सेट में अगर फंस रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा आइडिया उनको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी नॉलेज मिल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि मेहनत से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और आपको पूरा डिटेल्स में समझाने की भी कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं अगर वीडियो समझ पा रहा हूँ तो आप 100% समझ पाएंगे, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मैं उसी तरह कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आपको समझ में आए। ठीक है, सीधा सा बात है। मैं भी एक टेक्नीशियन हूँ, आप भी एक टेक्नीशियन हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा पुराना हूँ, कोई नया है, कोई पुराना है, ऐसा ही चलता रहता है। जिसका स्किल अच्छा है वो अच्छे से काम कर पाएगा, जिसका हैंड स्किल थोड़ा सा अच्छा नहीं है वो थोड़ा सा काम में थोड़ा सा इधर उधर होने का चांस रहता है। बाकी सारे टेक्नीशियन एक ही हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास जितना नॉलेज है दूसरा टेक्नीशियन के पास और भी 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं है नॉलेज के ऊपर, मतलब किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि सारे टेक्नीशियन एक जैसा माइंड सोच में काम नहीं करते, या फिर एक ही नॉलेज में कोई भी काम नहीं करता। सबका काम करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, मेरा तरीका यही है, मैं जो काम करके आपको दिखा रहा हूँ। आपका तरीका कैसा है कैसा नहीं मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, या फिर इसमें कुछ छूट रहा है तो वो भी कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने की। ठीक है, इसलिए आपको हेडिंग में बोला था कि वन प्लस के ऊपर जो टॉपिक बनाया हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूट्यूब में आप सर्च मार लीजिए, इस टाइप का रियल टाइम वीडियो आपको कहीं मिल गया तो फिर आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते करते सीपीयू के ऊपर जितना भी ग्लू था, मैक्सिमम ग्लू 99% ग्लू क्लीन हो चुका है। देख सकते हैं, थोड़ा बहुत स्क्रैच भी हो गया, कोई इशू नहीं है।
बाहर साइड हुआ है स्क्रैच, चलेगा वो भी। पैड जो बना हुआ है, जितना भी बीजीए पैड बना हुआ है, ये पैड के अंदर अगर स्क्रैच हो जाता तो थोड़ा सा यूवी करने की ज़रूरत था, ठीक है। पैड का बाहर साइड में मतलब इसका जो यूवी मास्किंग है, मतलब यूवी कोटेड था, ये निकल गया तो कोई इशू नहीं है, चलेगा। क्योंकि बाहर साइड में कोई पैड टच करेगा नहीं, रैम तो पैड के ऊपर ही बैठेगा, जो बीजीए पैड डिजाइन हुआ है उसके ऊपर ही बैठेगा, बाहर साइड जाने वाला नहीं है। चलिए अभी हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कितना एम्पियर कंजप्शन ले रहा है। यहाँ से हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा या फिर प्रॉपर पता चल जाएगा इसका सीपीयू और रैम को जो हीटिंग किए थे ये लीकेज हुआ है या फिर नहीं, नॉर्मल कंडीशन में है कि नहीं, ये देख लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी ये कंडीशन में चार्जिंग एम्पियर मीटर में क्या कितना एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, देखिए 130 से 200 तक जा रहा है, मिली एम्पियर ले रहा है और जीरो हो रहा है, मतलब ये फ्लक्चुएट हो रहा है, स्टेबल नहीं है। देखिए दूसरा स्टेट में क्या होता है कि उसमें स्टेबल हो जाता है, स्टॉक हो जाता है, लेकिन ये सेट में देखिए ये 130 से 200 तक जा रहा है, मतलब 130 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर तक जा रहा है और फ्लक्चुएट हो रहा है, स्टेबल नहीं है, कहीं पे भी स्टॉक नहीं है, स्टेबल नहीं है। इस टाइप का अगर एम्पियर कंजप्शन आए तो क्या इसको सही मानेंगे या फिर ये सीपीयू लीकेज मानेंगे? ये सही एम्पियर कंजप्शन है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। ये फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट एम्पियर कंजप्शन ले रहा है और फ्लक्चुएट कर रहा है। और यहाँ पे लो बूटिंग हो जाता या फिर हाई बूटिंग में चला जाता तो फिर मान सकते हैं कि सीपीयू लीकेज हो गया है, प्रॉब्लम हो गया है। अभी देखिए मैं यूएसबी को इंसर्ट कर दिया हूँ, लेकिन डिवाइस मैनेजर में कोई पोर्ट नहीं बन रहा है क्योंकि ये एम्पियर फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टॉक हो जाता तो डिवाइस मैनेजर में कोई भी पोर्ट बन जाता, जैसे कि ऑटो ईडियल मतलब ईडियल पोर्ट बनता, लेकिन अभी यहाँ पे एम्पियर मीटर में देखिए फ्लक्चुएट हो रहा है, स्टेबल नहीं है। 130 मिली एम्पियर से 200 मिली एम्पियर तक फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इस तरह एम्पियर कंजप्शन लेने से आप समझ जाइए कि आपका सीपीयू बिल्कुल परफेक्ट है और यूएफएसबी भी ड्राई होने का मतलब ड्राई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे रैम अगर लगाएंगे तो ये परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। अगर इसमें हाई बूटिंग में चला जाता या फिर लो बूटिंग में चला जाता, मतलब एम्पियर कंजप्शन जो पहले स्टार्टिंग में दिखाया था, हेडिंग में दिखाया था, वहाँ से अगर नीचे चला जाता, यहाँ से अगर वहाँ से ऊपर चला जाता तो फिर हम सीपीयू को भी निकालने का ज़रूरत 100% था। लेकिन अभी जो एम्पियर कंजप्शन ले रहा है मैं उसके रिगार्डिंग में बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे डायरेक्टली हम इसके ऊपर रैम बैठा देंगे तो 100% सेट चालू होगा, और भी आगे मैं करके दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए अभी मैं रैम को लाता हूँ, ठीक है। बोर्ड को तो अच्छे से क्लीन कर लिया हूँ, बोर्ड को, और बोर्ड के ऊपर में जो सीपीयू लगा है, सीपीयू के ऊपर में जो ग्लू लगा था, सब कुछ क्लीन कर लिया हूँ। अभी रैम को क्लीन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ग्लू लगा है, इपॉक्सी लगा है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसको अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे तो फिर सीपीयू के ऊपर में जब बैठाएंगे तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप कोशिश कीजिए, सीपीयू हो, रैम हो या फिर कोई भी बोर्ड में क्लीन कर रहे हैं, क्लीनिंग प्रोसेस आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपको ध्यान दे के, भले ही आपका 15 मिनट की जगह पे 20 मिनट लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, मतलब नहीं है, लेकिन जो काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल क्लीनिंग के साथ, सफाई के साथ काम कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट काम होगा। चलिए इसको अभी आईसी होल्डर में फिक्स कर लेता हूँ। देखिए चारों साइड इसका ईपॉक्सी लगा है, मतलब इसमें जो हार्ड ग्लू दिया था, ब्लैक पेस्ट, वन प्लस का पेस्ट बोलने से बहुत लोग डर जाते हैं, ठीक है। डरते नहीं, मतलब जानते हैं कि ये सेट में सक्सेस रेशियो कम है, ठीक है, बहुत कम है सक्सेस रेशियो। जो अच्छे से काम करते हैं सक्सेस मिल जाता है, अगर थोड़ा सा भी 19-20 हुआ तो ये फिर डेड कंडीशन में चला जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। क्योंकि वन प्लस का सेट में जो ग्लू दिया है, ये ग्लू के वजह से ही डेड कंडीशन में जाता है, क्योंकि ये ग्लू जो है बहुत टाइट रहता है। दूसरा चीज़, इसमें थोड़ा सा ओवर हीटिंग होने से सीपीयू फूल जाएगा, और थोड़ा सा हीटिंग
टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो फिर CPU ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, मतलब निकालते हैं बैंड हो जाएगा, या फिर जो ग्लू लगा है वो छूटेगा नहीं तो फिर आधा बोर्ड में पकड़ लेगा और आधा ऊपर आ जाएगा। इस टाइप का भी कंडीशन होता है। तो प्रॉपर हीटिंग जो आपको मैं बताया, रैम को निकालने के लिए 340 टेम्परेचर रखा था। अगर यहाँ पे मैं CPU को निकालता या फिर CPU को निकालना पड़ेगा, मैं आपको दिखा दूंगा कितना टेम्परेचर में CPU को निकालूंगा। तो सबसे पहले जो काम था वही कर लेते हैं। रैम को एक बार रिवॉल्व करके देख लेते हैं सेट सक्सेसफुली रिकवर होता है या फिर CPU को भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। और इस तरह थोड़ा सा यहाँ पे भी लो टेम्परेचर का, चाहे आप 135 टेम्परेचर का PPD डालिए या फिर 183 PPD डालिए, थोड़ा सा इसका भी मतलब जो PPD पहले से लगा था, कंपनी ने जो PPD में रिवॉल्व करके बॉल बना के, BGA बॉल बना के इसमें फिक्स किया था, ये थोड़ा सा क्लीन हो जाए। ठीक है, क्लीन हो जाने से क्या होगा, जो भी पैड में कंपनी का PPD लगा था ये थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाएगा। हम जो PPD अभी डालेंगे ये प्रॉपरली बैठ जाएगा। और CPU के ऊपर जब इसको इंस्टॉल करेंगे थोड़ा सा 320 में भी इसको लगा सकते हैं, उसीलिए मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूँ ताकि जो PPD पहले से लगा था ये पहले का हट के नया वाला इसमें बैठ जाए। ठीक है, लो टेम्परेचर वाला, क्योंकि कंपनी हाई टेम्परेचर बोलने से 220-230 डिग्री का टेम्परेचर का मतलब PPD यूज करता है कंपनी। ठीक है, और हम जो अभी यूज करेंगे 183 या फिर 190 इस टाइप का PPD यूज करेंगे। 135 PPD में भी रैम को रिवॉल्व करने से चलेगा, लेकिन 135 में अगर रिवॉल्व करके दे देते हैं तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। रिस्क ये रहता है कि जल्दी रिटर्न होने का चांस रहता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी 220 डिग्री टेम्परेचर का अगर PPD दिया था, लगभग 4-5 साल में ये प्रॉब्लम आ गया तो अभी तो इसमें पेस्टिंग भी नहीं करेंगे ना, ग्लू तो कोई देंगे नहीं, इपॉक्सी देंगे नहीं, और खाली थर्मल पेस्ट में कितना संभालेगा हीट को या फिर कितना एब्जॉर्ब करेगा, तो वो चीज़ देखना पड़ता है। इसलिए थोड़ा सा जो नॉर्मल यूज करते हैं 138 या फिर 183 IC रिबॉलिंग के लिए 183 190 ये बेस्ट रहेगा। IC हो, CPU हो, रैम हो, ये सब 183 190 बेस्ट रहेगा। और आपका छोटा मोटा IC के लिए 135 दे सकते हैं, लेकिन मैं तो कभी यूज नहीं किया हूँ। ठीक है, आप भी कोशिश कीजिए 190 या फिर 183 PPD को CPU के लिए, रैम के लिए या फिर UFS के लिए। बड़ा भी, जितना बड़ा साइज का IC लगा है जैसे CPU, UFS, रैम, इसमें 190 या फिर 183 PPD डाल के रिवॉल्व करके बैठा सकते हैं। बाकी जो छोटा IC है, पावर IC हो गया, DC to DC IC होगा, बाकी जितना भी छोटा मोटा IC है उसको 135 से आप रिवॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर या फिर लोड ज़्यादा नहीं पड़ता, उसमें ज़्यादातर CPU और रैम के ऊपर ही ज़्यादा हीट लगता है, मतलब इसमें हीटिंग होने का चांस यही रहता है और हीट होता भी है। अगर हीटिंग नहीं होता तो ये सब प्रॉब्लम हमको देखने के लिए नहीं मिलता। ठीक है, हीटिंग हो रहा है बोल के जो कंपनी ने थर्मल ग्रीस दिया था वो लिक्विड फॉर्म में पहले से डला था, अभी देखिए पूरा रेत जैसा हो गया है, पूरा पाउडर टाइप का हो गया था। जब हम हेडिंग में इसका ऊपर से हीटसिंग ग्रीस को निकाले, मतलब थर्मल ग्रीस को निकाले, आपको अच्छे से पता चल गया होगा किस टाइप का मतलब कंडीशन था, या फिर किस टाइप का वो ग्रीस जो था कंडीशन कैसा था। ठीक है, चलिए इस तरह आप रिबॉल मतलब क्लीन कीजिए। पहले रैम को सेपरेट किया, रैम को सेपरेट करने के बाद क्लीन किया। थोड़ा सा भी यहाँ पे अभी ईपॉक्सी लगा नहीं है, ब्लैक ग्लू जो था कंपनी का पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया हूँ। और अभी डिसोल्डिंग विक से मैं थोड़ा सा बॉल को पूरा फ्लैट कर रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी इसमें पुराना टीन या फिर PPD बचा होगा वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा, और जो सरफेस है, जो CPU का ऊपर में रैम बैठने के लिए सरफेस बनाया गया है, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी ऊपर नीचे या फिर ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, कोई भी पैड अप डाउन नहीं रहना चाहिए, एकदम फ्लैट, पूरा सरफेस फ्लैट जैसे देख सकते हैं। इस तरह आप काम करेंगे तो थोड़ा सा
माइंड में भी ये लगता है नहीं मैं काम किया हूँ तो 100% ऑन होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। चलिए, यहाँ पे मेरा माइक्रोस्कोप का जो स्टैंड था वो थोड़ा सा हिल रहा था, बूम स्टैंड अच्छा वाला नहीं था, मैं आपको दिखा दूंगा कोई वीडियो में। अभी तो मैं दूसरा स्टैंड ले आया हूँ और ये बहुत अच्छा है, प्रीमियम है, बहुत सारे टेक्नीशियन अभी यूज कर रहे हैं। कौन सा है कौन सा नहीं जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं एक मेरा टूल्स जितना है टूल्स के ऊपर वीडियो लाऊंगा और वहाँ पे सारे के सारे जानकारी देने की कोशिश करूँगा। कौन सा माइक्रोस्कोप मैं यूज करता हूँ, कौन सा स्टैंड यूज करता हूँ, कौन सा एसएमडी मेरे पास है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, सब कुछ ओपन कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा मेरे पास क्या क्या है और पहले कैसा टूल्स था, अभी कितना अपग्रेड किया हूँ और आगे में कितना अपग्रेड होने वाला है, सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अभी देखिए रैम को रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे ईपॉक्सी बचा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं। ये थोड़ा सा आईपी डाल के इसको क्लीन कर लिया, ब्रश से क्लीन हो गया। अभी इसका मैं स्टेंसिल निकाल लेता हूँ और 183 पीपीडी को थोड़ा सा ड्राई कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए साइड में बहुत सारा नहीं, थोड़ा बहुत लगा है। ठीक है, क्या लगा है, ईपॉक्सी लगा है, तो इसको भी थोड़ा सा 22 नंबर ब्लेड से क्लीन करके पूरा मतलब फ्लैट कर दे रहा हूँ, ताकि अगर रैम के ऊपर थोड़ा बहुत लग गया होगा, हमको नहीं दिख रहा है, उस कंडीशन में अगर यहाँ पे भी लगा होगा तो दोनों एक ही साथ में लग जाएगा तो हाइड हो जाएगा ना। तो इसलिए बिल्कुल जितना हो रहा है, जितना दिख रहा है, जितना मैं क्लीन कर पा रहा हूँ, क्लीन इसको पूरा क्लीन करके फ्लैट कर रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप का आपको भी करना है, ज़्यादा घिसना नहीं है, या फिर इसका यूवी मास्किंग को ज़्यादा घिस के निकालना नहीं चाहिए। अगर थोड़ा बहुत ऐसे लग ही जाता है तो कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर साइड हो रहा है, अंदर साइड नहीं होना चाहिए। अगर पेड़ के अंदर में इस टाइप का स्क्रैच आ रहा है या फिर कोई भी पेड़ में आपस में जुड़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको यूवी मास्किंग करना पड़ेगा। चलिए, अभी तो इसको क्लीन कर लिया हूँ, अभी इसका मैं स्टेंसिल निकाल लेता हूँ। देखिए, ये स्टेंसिल से अभी स्टेंसिल को भी मैं आपको स्टेंसिल के बता देता हूँ। स्टेंसिल को जब भी आप रिवॉल्व कर रहे हैं, एक बार रिवॉल्व करने से पहले ब्रश से क्लीन कर लीजिए। ठीक है, आप मिट्टी ऑयल से, मिट्टी का तेल, ठीक है, जो कि केरोसिन है, वो ऑयल से एक बार क्लीन करके देखिए किस तरह क्लीन हो रहा है, मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैं जितना भी स्टेंसिल हो गया, ट्यूजर हो गया, ब्रश हो गया, ये सारा चीज़ क्लीन करता हूँ, वो केरोसिन में ज़्यादातर मैं क्लीन करता हूँ। ठीक है, और आज की डेट में केरोसिन भी मिलना महंगा है और मिल भी नहीं रहा है, बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल जैसा रेट है केरोसिन का। चलिए कोई नहीं, हमारा इधर मिल जाता है तो थोड़ा बहुत मैं लेके रखता हूँ पास में। अभी देखिए, मैं जो रैम को रिवॉल्व कर रहा हूँ 183 पीपीडी में। ठीक है, 190 पीपीडी यूज नहीं कर रहा हूँ, 183 फोनकॉन का पीपीडी है, और इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ इसलिए कि हम लोग तो पहले से इसको निकाल दिए थे, तो रिवॉल्व नहीं करेंगे तो सीपीयू को ऊपर बैठा नहीं पाएंगे, इंस्टॉल कर नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं रिवॉल्व कर रहा हूँ। वो सभी टेक्नीशियन को पता है, बिना रिवॉल्व में आईसी थोड़ी ही लगेगा, नहीं लगेगा ना। मैं तो फ्लो में वो भी बोल दिया। चलिए कोई नहीं, बिना रिवॉल्व से कोई भी आईसी बैठा नहीं सकते। हाँ, बैठा सकते हैं पावर आईसी, अगर सेम आईसी वहाँ से निकाले विदाउट पेस्टेड वाला तो फिर उसको बैठा सकते हैं। ठीक है, ये तो पेस्टेड था, और नॉन पेस्टेड रहता तो भी इसको रैम को डायरेक्ट निकाल के बैठा नहीं सकते, ऐसा नहीं है, हो जाएगा। एक भी बॉल इधर उधर हो गया तो फिर वही डेड कंडीशन में जाएगा या फिर ऑटो आइडल में जा सकता है। देखिए, प्रॉपरली मैं रिवॉल्व कर लिया हूँ रैम को। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। थोड़ा सा कोई भी आईपी डाल के इसको क्लीन कर लीजिए।
देखते हैं दोस्तों रिजल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं, वो तो देखने के बाद पता चलेगा। अभी हम लोग जो काम है हमारा वही काम करते हैं। अभी इसको आईपी से क्लीन करने के बाद थोड़ा सा फ्लक्स डाल के एक बार इसको प्री हीट कर लेते हैं, ताकि जो भी बॉल का बीजीए पैड से पकड़ अच्छा नहीं होगा, मजबूत नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा सा फ्लक्स डाल के इसको प्री हीट कर देंगे तो पूरा मजबूती के साथ पैड के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह देखिए मैं अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर रखा हूँ 290 टेम्परेचर रखा हूँ, मतलब क्योंकि 183 पीपीडी यूज कर रहा हूँ और ज़्यादा हीट देने की भी ज़रूरत नहीं है। 183 में ये 290 में भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और अच्छे से पकड़ में भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह बस आपको जो भी बॉल बना हुआ है उसको ही हीट करना है, बाकी चारों तरफ ऐसे हीट करने से भी कोई इशू नहीं है। आप कोशिश कीजिए जहाँ पे बीजीए बॉल बना हुआ है वहाँ पे फ्लक्स लगे और उसी को ही हीट करूँ, उस टाइप का कोशिश कीजिए। ठीक है, और बीच में ज़बरदस्ती हीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। बीच में मेन आईसी है, मेन चिप है रैम का। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एरेसा टाइप का कुछ लगा है, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। और जब भी आप रैम को क्लीन करते हैं या फिर रैम को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने से पहले एक बार आपका आई व्यू ले लेना चाहिए, मतलब कहाँ रेसे वगैरह है या फिर थोड़ा बहुत इस टाइप का बॉल बन के अंदर मतलब नहीं दिख रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है, बिना देखे लगा देंगे तो फिर बाद में वो लाइन शॉर्ट हो जाएगा या फिर आपस में कोई बॉल जुड़ जाएगा। बीजीए बॉल जो बना हुआ है ये बॉल जुड़ जाएगा तो फिर बाद में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है या फिर डेड कंडीशन में भी जा सकता है। तो उससे पहले आपको अच्छे से क्लीन करके जो भी आपका फ्लक्स वगैरह देना है दे दीजिए, या फिर डायरेक्ट सीपीयू के ऊपर भी फ्लक्स डाल के बैठा सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन क्लीन करके और प्रॉपरली आप चेक करके ही बैठाएं। वन शॉट में सेट अगर रिकवर होगा तो वन शॉट में हो जाएगा। ऐसे अनदेखा करके या फिर माइंड दूसरा तरफ रख के इसको काम करेंगे तो फिर सक्सेस होने का चांस पर डिक्रीज हो जाएगा। चलिए देख लीजिए एक बार बॉल का व्यू, साइज बराबर हुआ है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो साइज बिल्कुल बराबर हुआ है। देखिए ये कैमरा जो स्टैंड लगाया था ना, बूम कैमरा, बिल्कुल बकवास था, बहुत हिल रहा है। देखिए ये एक्चुअल में मैं जो लाया था, नाम नहीं बताऊंगा, वो जब आप वीडियो में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बूम स्टैंड था। ये स्टैंड जो लाया था ना बिल्कुल बकवास था, बहुत वाइब्रेट कर रहा था। जूम करो तो वाइब्रेट हो रहा है, जूम डाउन करो तो वाइब्रेट हो रहा है, जूम इन आउट में वाइब्रेट हो रहा है, लेंस को फोकस करो तो वाइब्रेट हो रहा है। मतलब हम अगर मशीन को, मतलब ये जो ट्राइनाकुलर लगा है, मतलब ये जो माइक्रोस्कोप लगा है, इसको छुएंगे तो वाइब्रेशन हो रहा था। लेकिन दूसरा जो स्टैंड रहता है उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है, उतना हिलता नहीं है। लेकिन ये बूम स्टैंड में बहुत वाइब्रेट कर रहा था, बहुत। देखिए किस तरह स्क्रीन में पता चल रहा है किस तरह हिल रहा है। मेरे को बहुत बकवास लगा। चलिए अभी तो नया अपडेट कर दिया हूँ, नया स्टैंड ला के दिखाऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब कुछ अपडेट मिल जाएगा। अभी बहुत कुछ आने वाला है, टूल्स नया नया, वो भी आपको वीडियो में शेयर करूंगा। चलिए रैम को अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि सीपीयू रैम को निकालने से पहले इसका जो नॉच पॉइंट रहता है उसको आपको थोड़ा सा मार्किंग करके रखना चाहिए। मैं एक्चुअल में ये चीज़ को नोटिस नहीं किया था, अभी मैं देख रहा हूँ तो ये तो मैंने सोचा कि ये तो मैं बताया नहीं हूँ और इसको भी बता देता हूँ। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में हेडिंग में जब सीपीयू और रैम को हीटिंग कर रहा था उस टाइम में आपको मार्किंग करके एरो मार्क से बता दूंगा वीडियो एडिट करके। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको नोटिस करके रखना है, मतलब किस साइड में इसका नोच पॉइंट, किस डायरेक्शन में इसका नोच पॉइंट लगा था पहले से, उसी डायरेक्शन में आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्किंग नहीं किया था, अभी मैं जब इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ तब मेरे को याद आ रहा है, मतलब ये चीज़ के ऊपर तो मैं बात ही नहीं किया। चलिए कोई नहीं। अभी मैं टेम्परेचर कितना रखा हूँ, जैसे कि आपको मैं बताया था
340 टेम्परेचर में रैम को सेपरेट किया था। अभी इंस्टॉल कर रहा हूँ कितना में, देखिए 70 एयर फ्लो रखा हूँ और टेम्परेचर 330 मतलब 330 टेम्परेचर रखा हूँ और एयर को 70 में रखा हूँ। SMD जो यूज कर रहा हूँ क्विक 2008 D+, बैंड नोजल है, देख सकते हैं, और 10 mm का शायद है ये नोजल, ठीक है। पहले 12 mm में निकाला था, अभी 10 mm में इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। और जो भी आप IC में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी आप एक ही जगह पे कांस्टेंट फ्लोर को दिखाएं नहीं, क्योंकि कांस्टेंट अगर एक बार एक जगह पे फोकस करके रखेंगे तो वहाँ से फूलने का भी चांस रहेगा और फिर CPU ख़राब होने का भी चांस रहेगा, या फिर बोर्ड भी फूल जाता है कभी कभी, ठीक है। अगर ज़्यादा हीट में खोल रहे हैं या फिर लगा रहे हैं, अगर एक जगह पे फोकस करके रख देंगे नोजल को या फिर SMD को, तो फिर बोर्ड फूल जाएगा। या फिर इस टाइप का अगर कंडीशन में काम कर रहे हैं, मतलब रैम को निकाला हूँ, CPU पेस्टेड अभी भी है, तो उस कंडीशन में CPU 100% लीकेज कर देगा। चलिए, अभी मैं रैम को भी इंस्टॉल कर लिया। देखिए, वही चीज़ मैं नोटिस करके जो आपको बताया था कि इसमें नोच पॉइंट की साइड में लगा था, पहले से मार्किंग नहीं किया था, तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो कौन सा साइड में नोच पॉइंट रहता है आपको याद, ऐसे ही रेगुलर काम करते हैं तो पता चल जाता है कौन सा साइड में लग के आया होगा। अगर नहीं है तो भी एक काम कर सकते हैं, यहाँ काम करने से पहले एक फ़ोटो खींच लीजिए, वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट मिसिंग हो गया होगा, काम करते वक्त कोई लूज हो गया होगा, निकल गया होगा, वो सब ध्यान में आ जाता है बाद में। चलिए, यहाँ पे बात करते करते सब कुछ काम कर लिया हूँ। बोर्ड अभी हीटिंग है, देख सकते हैं, वीडियो बिल्कुल नॉर्मल है, तो यहाँ पे कोई भी फास्ट फॉरवर्ड किया नहीं हूँ अभी तक। देखिए, तो बोर्ड को थोड़ा सा मैं कूल डाउन कर लिया हूँ और यहाँ पे फ्रेम में फिक्स कर लेता हूँ। चलिए, सबसे पहले एम्पियर कंजप्शन चेक करते हैं, कितना एम्पियर कंजप्शन कर रहा है। यहाँ पे देखिए, आपके स्क्रीन में देख सकते हैं एम्पियर कंजप्शन 200, 250, 300 तक जा रहा था। अभी यहाँ पे चार्जिंग लोगो आ गया है, इसका मतलब ये बूट कंडीशन में आ गया है। देख सकते हैं आपके स्क्रीन में बैटरी में चार्ज भी नहीं है। यहाँ पे दूसरा चार्जर मैं यूज कर रहा हूँ, फास्ट चार्जर है, देख सकते हैं। और एम्पियर मीटर में भी देख सकते हैं, दूसरा एम्पियर मीटर अभी यूज किया हूँ। क्योंकि ये जो OnePlus का डार्ट चार्जर है, ये चार्जर में लगा हुआ था, ठीक है। OnePlus का जो केबल लगाया हूँ अभी देखिए, इसमें डार्ट चार्जर लगा है। और जो पुराना वाला मतलब साइड वाला एम्पियर मीटर है, उसमें फास्ट चार्जर लगा है, लेकिन डार्ट चार्जर सपोर्ट नहीं करता। OnePlus का, ओप्पो वीवो में तो, ओप्पो में तो शायद भोग चार्जिंग, रियलमी में भोग चार्जिंग दिया है, लेकिन OnePlus में डार्ट चार्जर दिया है, ठीक है। तो ये चार्जर जल्दी चार्ज होगा करके मैं यहाँ पे दूसरा चार्जर यूज किया हूँ। देखिए, अभी तक यहाँ पे 1% चार्जिंग शो हो गया है। अभी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था क्योंकि इसमें चार्जिंग में बहुत टाइम लग गया। तो चार्जिंग लोगो तो आ गया है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। थोड़ा और वेट करते हैं, OnePlus का लोगो में बूट कर रहा है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में देखने के लिए मिलेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, देख सकते हैं आपके स्क्रीन में मोबाइल बिल्कुल कम्प्लीटली ओके हो गया है। जो हमारा ऑटो आइडियल पोर्ट में जा रहा था, ये बिल्कुल 100% फिक्स हो गया है। मिलता हूँ दोस्तों और किसी वीडियो में और किसी टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।